सोचने वाली बात है ना कि अगर महाभारत जैसी इतनी गहरी मतलब इतनी आध्यात्मिक और दार्शनिक रचना का अनुवाद किया जाए और अनुवाद करने वाला उसमें से उसका पूरा आध्यात्मिक सार ही निकाल दे, तो वो किताब कैसी दिखेगी? वो महज एक युद्ध का मैनुअल बनकर रह जाएगी। और सच कहूं तो इतिहास में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। बिल्कुल। या फिर जरा मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में सोचिए। जब उसकी पूरी सल्तनत, उसके सारे दरबारी फारसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, तब वो अपनी आत्मकथा एक बिल्कुल अलग और पुरानी क्षेत्रीय भाषा में लिख रहा था। हाँ, चगाताई तुर्क भाषा में। ये तो मतलब ऐसा हो गया जैसे आज के समय में किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ अपने सारे ग्लोबल ईमेल अचानक अपनी मातृभाषा में लिखने लगे। एकदम सही उपमा है। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में, इस डीप डाइव में, हम ऐसे ही कुछ रोमांचक ऐतिहासिक मोड़ों पर बात करने वाले हैं। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसका नाम है महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक, द अल्टीमेट मेमोरी पैलेस। और जो भी लोग एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन्हें पता है कि ये टॉपिक कितना जरूरी है। अरे जरूरी तो है, लेकिन ये किताबों और लेखकों की लिस्ट कितनी डरावनी होती है। मतलब सैकड़ों नाम होते हैं जो दिमाग में जाकर एक दूसरे से टकराते हैं और पूरी खिचड़ी बन जाती है। सही कहा। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग इन सूचियों को रटने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंसानी दिमाग सूचियों को याद रखने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। हमारा दिमाग याद रखता है कहानियों को, विजुअल्स को। हाँ, अजीबोगरीब तस्वीरों को और विवादों को। तो इसीलिए आज का हमारा मिशन रटना बिल्कुल नहीं है। हम अपने दिमाग में एक मेमोरी पैलेस यानी एक स्मृति महल बनाएंगे। इस स्रोत सामग्री की सबसे बड़ी खासियत ही इसके स्मार्ट ट्रिक्स और निमोनिक्स हैं। बिल्कुल, हम इन ट्रिक्स को अपने इस दिमागी महल के अलग-अलग कमरों में सजाते चलेंगे। और इस पूरे सफर में हमारा मुख्य सवाल यही रहेगा कि कैसे इतिहास के अलग-अलग दौर में लिखे गए शब्दों का इस्तेमाल लोगों ने अपनी सत्ता और पहचान बनाने के लिए एक हथियार के रूप में किया। तो चलिए हमारे मेमोरी पैलेस के सबसे पुराने और भव्य कक्ष से शुरुआत करते हैं, हमारी प्राचीन रचनाएं। इस कक्ष में सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है भारतीय उपमहाद्वीप की कहानी कहने की परंपरा की नींव से, मतलब हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत। हम सभी जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण रची, जिसे आर्ष रामायण कहते हैं, और वेदव्यास जी ने महाभारत लिखी, जिसका मूल नाम जय संहिता था। हाँ, ये तो बेसिक जानकारी है। लेकिन इन ग्रंथों के अनुवादों का इतिहास वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। जब मुगल सम्राट अकबर का दौर आया तो उसने इन ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया, और ये काम किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। और यहीं पर वो बात आती है जिसका मैंने बिल्कुल शुरुआत में जिक्र किया था। मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगा कि स्रोत में बताया गया है कि बदायूनी ने महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम रज़्मनामा रखा। रज़्मनामा यानी युद्ध की पुस्तक। हाँ, मतलब एक ऐसा ग्रंथ जो अपने आप में एक पूरा दर्शन है, जिसमें जीवन के हर पहलू का सार है। उसे केवल एक लड़ाई की किताब का नाम दे दिया गया। ऐसा लगता है जैसे अनुवादक ने उसका पूरा आध्यात्मिक पहलू ही गायब कर दिया हो। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है आपका। देखिए, जब कोई सत्ता किसी ग्रंथ का अनुवाद करवाती है तो अनुवादक असल में एक सांस्कृतिक ब्रिज बिल्डर, एक पुल बनाने वाले की तरह काम करता है। मुगलों के लिए महाभारत का जो कूटनीतिक और युद्ध कौशल वाला पहलू था ना, वो उनके अपने विश्व दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा मेल खाता था। अच्छा, क्योंकि वो खुद एक साम्राज्य चला रहे थे। बिल्कुल, वो एक साम्राज्य चला रहे थे और उनके लिए जय संहिता का युद्ध प्रबंधन सबसे ज्यादा प्रासंगिक था। इसलिए उन्होंने ऐसे रज़्मनामा के रूप में देखा। ये दिखाता है कि अनुवाद वो कभी भी 100% निष्पक्ष नहीं होता। कमाल की बात है। और अगर हम अंग्रेजों के दौर की बात करें तो स्रोत बताता है कि रामायण का अंग्रेजी अनुवाद RTH ग्रिफिथ ने किया और महाभारत का KM गांगुली ने। वहीं श्रीमद् भगवद गीता, जो महाभारत का ही हिस्सा है, उसका अंग्रेजी अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया। सही कहा। अब एग्जाम हॉल में जब ये नाम आते हैं तो सच में दिमाग सुन्न हो जाता है। ग्रिफिथ, गांगुली, विल्किंस, बदायूनी, इन्हें अलग अलग कैसे याद रखें? यहीं पर स्रोत में दी गई वो स्मार्ट ट्रिक काम आती है। ट्रिक बहुत ही सरल और विजुअल है। ट्रिक है, फारसी में दोनों का बाप बदायूनी है, रामायण का इंग्लिश ग्रिफिथ और महाभारत का गांगुली। बस RG और MG याद रखिए। अरे वाह, इसे थोड़ा डिकोड करते हैं।
दोनों का बाप बदायूनी है, मतलब चाहे रामायण हो या महाभारत, अगर फारसी अनुवाद पूछा जाए तो सीधे अब्दुल कादिर बदायूनी पर टिक लगाई। एकदम सही। और अंग्रेजी के लिए आरजी मतलब रामायण और ग्रिफिथ, और एमजी मतलब महाभारत और गांगुली। ये तो बहुत ही सॉलिड तरीका है ना? और इसी प्राचीन काल में सिर्फ धर्म और युद्ध पर ही किताबें नहीं लिखी जा रही थी। समाज को चलाने के लिए नियम और विज्ञान भी रचे जा रहे थे। जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी, जो संस्कृत का प्रथम व्याकरण है और इसमें 8 अध्याय हैं। फिर अश्वघोष का बुद्धचरित, वसुमित्र का बौद्ध विश्वकोश, जिसे महाविवासा शास्त्र कहते हैं, और दर्शन की दुनिया में पतंजलि का महाभाष्य और योग शास्त्र। एक सेकंड, मुझे ये समझने दीजिए। पाणिनि ने व्याकरण लिखा, मतलब एक तरह से उन्होंने उस समय की भाषा का सोर्स कोड तैयार कर दिया था, है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही समझ लीजिए। और फिर स्रोत में वात्स्यायन के कामसूत्र का जिक्र है, जिसमें 36 अध्याय हैं, और विष्णु शर्मा के पंचतंत्र का, जिसमें 84 कहानियां हैं, जो असल में जीवन जीने की कला सिखाते हैं। बिल्कुल। पर ये सब बहुत भारी भरकम नाम है, इन्हें अपने मेमोरी पैलेस में कैसे फिट करेंगे हम? इसके लिए जो निमोनिक है वो दिमाग में एक बहुत ही मजेदार और थोड़ी बेतुकी सी तस्वीर बनाता है। ट्रिक सुनिए। अष्ट पाणिनि ने महायोग पतंजलि ने किया, बुद्ध के अश्व ने पंच विष्णु के दर्शन किए। हाँ, ये सच में मजेदार है। अष्ट पाणिनि ने मतलब अष्टाध्यायी पाणिनि की, महायोग पतंजलि ने किया मतलब महाभाष्य और योग शास्त्र पतंजलि के। हाँ, और बुद्ध के अश्व ने पंच विष्णु के दर्शन किए, यानी बुद्धचरित लिखा अश्वघोष ने और पंचतंत्र लिखा विष्णु शर्मा ने। बहुत खूब। विज्ञान भी कहता है कि हमारा दिमाग ऐसी अजीबोगरीब तस्वीरों को भूल नहीं पाता। चलिए अब हमारे दिमागी महल के अगले हिस्से में चलते हैं। जैसे जैसे हम इतिहास में आगे बढ़ते हैं, बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित होने लगते हैं। साहित्य अब केवल आध्यात्मिकता या व्याकरण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये राजाओं के दरबारों में पहुंच जाता है। सही कहा। ये वो दौर था जब किताबें सत्ता का गुणगान करने और शासकों की विरासत को पन्नों पर दर्ज करने का जरिया बन गई। हम गुप्त काल और संस्कृत के स्वर्ण युग की बात कर रहे हैं। यहाँ हमें महाकवि कालिदास मिलते हैं, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उन्होंने कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, जो कि एक प्रेम कहानी है, और मेघदूत जैसी अमर रचनाएं दी। इसके साथ ही स्रोत में राजा हर्षवर्धन का भी नाम है, जो खुद एक लेखक थे। उन्होंने रत्नावली, प्रियदाशिका और नागानंद लिखे, और उनके जो दरबारी कवि थे बाण भट्ट, उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी लिखी। हाँ, हर्षचरित में 8 अध्याय हैं। इसके अलावा विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस और शूद्रक का मृच्छकटिकम यानी मिट्टी का खिलौना भी इसी दौर के हैं। बाप रे, ये तो लेखकों और नाटकों का एक पूरा का पूरा सिनेमा हॉल बन गया है। इतने सारे नाटक। और इन्हें याद रखने के लिए हमें इस सिनेमा वाली फीलिंग की मदद लेनी होगी। स्रोत की ट्रिक सुनिए। कालिदास की मालविका मेघ में कुमार और रघु को ढूंढ रही है। हर्ष की रत्नप्रिया को नाग ने डसा। क्या बात है! एक झटके में कालिदास की चारों किताबें एक लाइन में आ गईं। मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, कुमार संभवम और रघुवंशम। और हर्ष की रत्नप्रिया यानी रत्नावली और प्रियदर्शिका को नाग यानी नागानंद ने डस लिया। ये ट्रिक्स वाकई में एक चीट कोड की तरह काम कर रही हैं। बिल्कुल। अब हम इसी कालखंड में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जब दिल्ली सल्तनत का दौर आया। यह वह समय था जब बाहर से यात्री और इतिहासकार भारत आ रहे थे। वे एक बाहरी व्यक्ति की नज़र से इस उपमहाद्वीप को देख रहे थे। जैसे अलबरूनी और इब्न बतूता। हाँ, अलबरूनी ने तहकीके हिंद लिखी। इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को से आया था और उसने किताबुल रहला लिखी। दरबारी इतिहासकारों में मिन्हाजुस सिराज ने तबकात-ए-नासिरी लिखी, जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख-ए-फिरोजशाही लिखी और अमीर खुसरो ने तुगलकनामा और नू सिपहर लिखी। और इनकी ट्रिक भी बहुत सटीक दी गई है स्रोत में। बतूता ने रहला यानी रैली निकाली मोरक्को से, अलबरूनी ने तहकीक यानी इन्वेस्टिगेशन की, बर्नी ने फिरोजशाही लिखी। एकदम परफेक्ट। अब यहाँ से हम उस दौर में प्रवेश करते हैं जिसका जिक्र मैंने बिल्कुल शुरुआत में किया था, मुगलों की रॉयल डायरीज या उनकी शाही आत्मकथाएं। मुझे लगता है मुगलों ने अपनी आत्मकथाएं लिखकर अपनी पीढ़ियों के लिए एक पीआर अभियान की तरह काम किया। हाँ, एक तरह से ब्रांड बिल्डिंग थी वो। बिल्कुल। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने फारसी में लिखा, अकबरनामा अबुल फजल ने फारसी में लिखा,
जिसके 3 भाग हैं और तीसरा भाग आईने अकबरी है, लेकिन बाबर ने बाबरनामा अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखा। बाबर का ये कदम बहुत कुछ कहता है। जब आपने शुरुआत में इसकी तुलना एक सीईओ से की थी जो ग्लोबल कंपनी में अपनी क्षेत्रीय भाषा में ईमेल लिखता है, वो बहुत ही गहरी बात थी। है ना? मतलब ऐसा क्यों किया उसने? देखिए, बाबर भारत में कोई स्थापित सम्राट नहीं था। वो एक आक्रमणकारी था जो एक बिल्कुल नई और अनजान जगह पर जड़े जमाने की जद्दोजहद कर रहा था। उसके अंदर शायद एक अकेलापन था या अपनी जड़ों से जुड़े रहने की गहरी तरफ थी। होम सिकनेस कह सकते हैं। बिल्कुल। चगताई तुर्क में लिखना उसके लिए एक मनोवैज्ञानिक सहारा रहा होगा, न कि कोई राजनीतिक या कूटनीतिक फैसला। बाद के मुगलों जैसे अकबर या शाहजहां को यह साबित नहीं करना था कि वो कौन है। वो यहीं रचे बसे थे, इसलिए उन्होंने उस समय की स्थापित राजदरबारी भाषा फारसी को अपना लिया। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है इस बात को देखने का। ये एक बड़े क्यों का जवाब देता है। और इस पूरे मुगल काल की किताबों को याद रखने की ट्रिक भी बहुत लॉजिकल है। ट्रिक है, बाबर तुर्क था, बाकी सब मुगल फारसी थे। अकबर के 3 भाग और शाहजहां के 4 चमन। हाँ, शाहजहां के काल में चंद्रभान ब्राह्मण ने 4 चमन लिखी थी, इसलिए ये ट्रिक काम करती है। इसके अलावा दारा शिकोह का मज़मुल बहरीन भी याद रखना चाहिए, जिसमें उसने 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था। ये फिर से उसी सांस्कृतिक पुल बनाने की परंपरा का हिस्सा था जो बदायूनी ने शुरू की थी। सही बात है। अब यहां से हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां सत्ता का खेल पूरी तरह पलट जाता है। शाही दरबारों का पतन होता है और ब्रिटिश शासन का उदय होता है। हमारे मेमोरी पैलेस का ये कक्ष मुझे सबसे ज्यादा ऊर्जावान लगता है। आज़ादी की सुबह। हाँ, ये बहुत इंटेंस दौर था। यहाँ किताबें अब केवल राजाओं के मनोरंजन या उनकी डायरियों तक सीमित नहीं रहीं। वे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी सूचना युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बन गई। बिल्कुल। ये वो समय था जब साहित्य सीधे तौर पर लोगों के दिमाग को प्रभावित करने के लिए लिखा जा रहा था। ये आज के समय के सोशल मीडिया एल्गोरिदम की तरह था जो जनमत तैयार कर रहा था। जैसे 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश या दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण, जिसने नील की खेती करने वाले किसानों के दर्द को पूरे देश के सामने रख दिया। और दादाबाई नौरोजी की 1901 की किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस किताब ने तो अंग्रेजों के ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन निष्कासन सिद्धांत का पर्दाफाश कर दिया था। ये सच में एक आर्थिक हथियार था। एकदम सही। और अगर हम सांस्कृतिक चेतना की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है। उन्होंने गीतांजलि लिखी, जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल मिला। फिर गोरा, द पोस्ट ऑफिस, काबुलीवाला और चोखेर बाली। इसके साथ बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ है, जहां से हमें वंदे मातरम मिला। इस हिस्से को याद रखने के लिए स्रोत ने एक बहुत ही क्यूट सी ट्रिक दी है। टैगोर का गोरा पोस्ट ऑफिस से गीतांजलि लाया। दयानंद ने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाशित किया। अच्छी ट्रिक है। लेकिन इसी आज़ादी के कक्ष में जब हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं तो हमें विचारधाराओं का एक बहुत ही दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। ये किताबें हमें बताती हैं कि आज़ादी की लड़ाई कोई एक सीधी और शांत सड़क नहीं थी। हाँ, इस स्रोत सामग्री ने इस मामले में मेरी आंखें खोल दी। हम अक्सर सोचते हैं कि पूरा देश बस एक ही विचार के पीछे चल रहा था, लेकिन यहाँ किताबें एक दूसरे से सीधे बहस कर रही हैं। वे कंपीटिंग मैनिफेस्टो यानी प्रतिस्पर्धी घोषणा पत्र की तरह हैं। बिल्कुल। एक तरफ महात्मा गांधी हैं, जिनकी हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो मूल रूप से गुजराती में है, और स्वास्थ्य की कुंजी जैसी किताबें अहिंसा और आत्मसुधार पर जोर देती हैं। और वहीं दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक की मांडले जेल में लिखी गीता रहस्य है, जो कर्मयोग पर जोर देती है। सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल और इंडियन पिलग्रिम है। और सबसे चौंकाने वाली बात है क्रांतिकारियों का साहित्य। हाँ, भगती चरण वोहरा ने गांधी जी के विचारों के सीधे जवाब में फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखी थी, और सचिंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन लिखा, जिसे उस समय क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता था। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये सिर्फ पन्ने नहीं थे, ये वैचारिक युद्ध के मोर्चे थे। और मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि स्रोत सामग्री कितनी तटस्थता से इन सभी को एक साथ रखती है, किसी का पक्ष नहीं लेती। एक निष्पक्ष स्रोत की यही पहचान होती है। इन वैचारिक योद्धाओं को याद रखने की ट्रिक भी कमाल की है। सुभाष का स्ट्रगल, तिलक का रहस्य और वोरा का बॉम्ब। गांधी ने स्वास्थ्य और सत्य का प्रयोग गुजराती में किया। बहुत बढ़िया। अब आजादी मिलने के बाद यही वैचारिक संघर्ष राष्ट्र निर्माण में बदल गया। देश के नए नेताओं ने भारत के भविष्य का खाका अपनी किताबों में खींचा। जैसे पंडित नेहरू की किताबें। हाँ, पंडित नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स
आगे चलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 और टारगेट 3 बिलियन से युवाओं को प्रेरित किया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड में विभाजन का दर्द लिखा। साथ ही स्रोत में नरेंद्र मोदी की एग्जाम वॉरियर्स, ज्योतिपुंज और साक्षी भाव का भी जिक्र है, और मनमोहन सिंह की चेंजिंग इंडिया का भी। इन राष्ट्र निर्माताओं की ट्रिक भी भविष्य की ओर देखने वाली है। कलाम के विंग्स ने 2020 के माइंड्स को इग्नाइट किया, राजेंद्र ने इंडिया को डिवाइड होते देखा। अब देश का निर्माण तो हो चुका है, तो इसके बाद साहित्य ने क्या किया? उसने अपनी दिशा बदली और रोजमर्रा की जिंदगी यानी फिक्शन की तरफ रुख किया, और यहीं से भारतीय कहानियों का नाम वैश्विक मंच पर गूंजने लगा। अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं के सबसे पसंदीदा फिक्शन लेखकों की बात करें तो आर.के. नारायण का नाम एक संस्था की तरह है। ओहो, बिल्कुल। उनकी मालगुडी डेज, द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द डार्क रूम और वेटिंग फॉर द महात्मा। आर.के. नारायण के बारे में मुझे एक बात बहुत दिलचस्प लगती है। उन्होंने मालगुडी नाम का एक पूरा काल्पनिक शहर ही बसा दिया। मुझे लगता है कि ये आज के मार्वल या डीसी के सिनेमाई यूनिवर्स बनाने का शुरुआती साहित्यिक संस्करण था। ये बहुत ही बेहतरीन तुलना है ना? एक ऐसा काल्पनिक शहर जिसमें अलग-अलग कहानियों के किरदार रहते हैं, जो असल जिंदगी से भी ज्यादा असली लगता है। एकदम सही। उन्होंने एक ऐसा सूक्ष्म ब्रह्मांड बनाया जिसमें पूरा भारत अपनी छवि देख सकता था। और अगर हम आज के आधुनिक समय के लेखकों की बात करें तो चेतन भगत का नाम आता है। हाफ गर्लफ्रेंड, रेवोल्यूशन 2020, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। हाँ, और 11 रूल्स फॉर लाइफ, 5 पॉइंट समवन। इन्होंने भारतीय युवाओं के बीच पढ़ने की एक पूरी नई संस्कृति को जन्म दिया। तो इन फिक्शन के जादूगरों की ट्रिक क्या है? ट्रिक बॉक्स कहता है स्वामी और गाइड मालगुडी में महात्मा का इंतजार कर रहे हैं। ये आर.के. नारायण के लिए एकदम सटीक है। इसके बाद हम आते हैं उन दिग्गजों पर जिन्होंने भारत को बुकर और नोबेल जैसे वैश्विक पुरस्कार दिलाए। इसमें शशि थरूर की एन एरा ऑफ डार्कनेस, व्हाई आई एम अ हिंदू और द ग्रेट इंडियन नॉवेल शामिल है। वी.एस. नायपॉल की एन एरिया ऑफ डार्कनेस और ए हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, सलमान रुश्दी की मिडनाइट्स चिल्ड्रन और द सैटानिक वर्सेस, और विक्रम सेठ की ए सूटेबल बॉय और द गोल्डन गेट। अंग्रेजी भाषा को भी अपने तरीके से मोड़ा और गढ़ा है। इनकी ट्रिक है, थरूर का एरा अंधकार में है, नायपॉल का एरिया, सेठ को सूटेबल बॉय चाहिए। अब हमारे स्रोत में कुछ वैश्विक और वैज्ञानिक मील के पत्थर भी शामिल हैं, जैसे 1687 में आइजैक न्यूटन की द प्रिंसिपिया और 1859 में चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और साहित्य में E.M. फॉस्टर की ए पैसेज टू इंडिया, नीरज सी चौधरी की ए पैसेज टू इंग्लैंड, साथ ही एडोल्फ हिटलर की माइन कैंप, नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और माइकल जैक्सन की मून वॉक। ये वे किताबें हैं जिन्होंने न केवल अपने समय को परिभाषित किया, बल्कि विज्ञान से लेकर राजनीति तक पूरी मानव सभ्यता की दिशा ही बदल दी। इनकी छोटी सी ट्रिक है, न्यूटन 1687 में प्रिंस बने, डार्विन 1859 में ओरिजिन, पैसेज टू इंडिया फॉस्टर ने लिखा। और अब हम अपने इस विशाल मेमोरी पैलेस के बिल्कुल आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में आ गए हैं। इसे स्रोत ने फाइनल चेक मार्क कहा है। ये हिस्सा सबसे जरूरी इसलिए है क्योंकि देखिए, एग्जामिनर छात्रों की मनोवैज्ञानिक कमजोरियों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बिल्कुल। जब कोई इतनी सारी किताबें पढ़ लेता है तो नाम आपस में उलझने लगते हैं। परीक्षक जानबूझकर ऐसे विकल्प देते हैं जो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, ये जांचने के लिए कि आपकी जानकारी कितनी सटीक है। एकदम सही कह रहे हैं आप। ये साहित्य का स्पॉट द डिफरेंस यानी अंतर पहचानो गेम है। और ये बहुत दिलचस्प भी है कि कैसे खोज, अंधकार या यात्रा जैसे एक ही विषय पर अलग-अलग लेखक अपनी किताब का नाम रखते हैं। जैसे अगर जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, तो मेघनाथ देसाई ने इसके जवाब में या इसे आगे बढ़ाते हुए रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दी। ये एक तरह से लेखकों के बीच का संवाद है। इसी तरह शशि थरूर की किताब है एन एरा ऑफ डार्कनेस यानी अंधकार का युग, जो ब्रिटिश शासन पर है, जबकि वी.एस. नायपॉल की किताब का नाम है एन एरिया ऑफ डार्कनेस यानी अंधकार का क्षेत्र, जो भारत की उनकी अपनी यात्रा और निराशाओं पर है। एरा और एरिया बस एक अक्षर का फर्क है, लेकिन अर्थ और संदर्भ बिल्कुल अलग हैं। और देखिए, ए पैसेज टू इंडिया विदेशी लेखक E.M. फोस्टर ने लिखी है, जो भारत की तरफ आने की यात्रा है,
जबकि इसका बिल्कुल उल्टा ए पैसेज टू इंग्लैंड भारतीय लेखक नीरज सी चौधरी ने लिखी है। और आत्मकथाओं में तो और भी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर की है, माई लाइफ माई मैसेज महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी है, और माई ट्रूथ इंदिरा गांधी की है। इन बारीकियों को समझना ही आपकी तैयारी को बाकी लोगों से अलग करता है। ये केवल रटना नहीं है, बल्कि शब्दों के पीछे छिपे संदर्भ को पकड़ना है। और हमारी आज की आखिरी ट्रिक इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करती है। रीडिस्कवरी मेघने की, एरिया नायपॉल का है। इन जोड़ों को याद रखो, एग्जाम में कोई धोखा नहीं होगा। तो अगर हम आज के इस पूरे सफर को समेटें, तो हमने देखा कि कैसे हमने एक मेमोरी पैलेस का भ्रमण किया। हमने प्राचीन संस्कृत श्लोकों से शुरुआत की, मुगलों की फारसी डायरियों को समझा, आज़ादी के दौर के उस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को करीब से देखा, और आधुनिक काल के फिक्शन से होते हुए कंफ्यूजन दूर करने वाले फाइनल चेक मार्क तक पहुंचे। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये स्रोत केवल परीक्षा पास करने का टूल नहीं है, ये हमारी सभ्यता के डीएनए का एक विजुअल फ्लो चार्ट है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हमने आज ये गहराई से समझा कि किताबें केवल अलमारियों में सजाने के लिए नहीं होती, वे एक हथियार हो सकती हैं, एक राजनीतिक डायरी हो सकती हैं, और समाज को आईना दिखाने का सबसे सशक्त माध्यम भी। बिल्कुल। लेकिन जाते जाते मेरे मन में एक विचार आ रहा है जो मैं उन सभी लोगों के लिए छोड़ना चाहती हूँ जो हमें सुन रहे हैं। वो क्या है? आज हमने जो भी स्रोत खंगाले, चाहे वो वाल्मीकि का महाकाव्य हो, बदायूनी का अनुवाद हो, या न्यूटन का विज्ञान, वे सब इंसानी दिमाग, इंसानी संघर्ष और उसकी भावनाओं की उपज थे। सही बात है। लेकिन आज जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हो रहा है, वो एआई सेकंडों में किताबें, कविताएं और कहानियां लिख रहा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले समय के महाकाव्य कौन लिखेगा। ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या भविष्य के मेमोरी पैलेस में केवल इंसानों की किताबें होंगी, या एल्गोरिदम द्वारा लिखी गई रचनाएं भी इतिहास में अपनी जगह बनाएंगी? और जब किसी किताब में कोई इंसानी भावना ही नहीं होगी, तो वो समाज का आईना कैसे बनेगी? सोचने वाली बात है। इस सवाल के साथ हम आज की अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अपने मेमोरी पैलेस को ऐसे ही रोशन रखिए, सोचते रहिए और गहराई में उतरते रहिए।